Morning, my dear students. Bacha, as you know, we are doing chapter number 10, International Business. Okay? Chapter number 10, International Business. बच्चा इसमें हम मीनिंग, इसके टाइप्स, 3 टाइप्स कौन से होते हैं बच्चा? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट पढ़ चुके हैं. ठीक है. एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? सेलिंग ऑफ द गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज. इंपोर्ट मीन्स buying of the goods from the foreign countries. Re-export means import of the goods not for consumption in a home country but for exporting them into another country. ये सारी टर्म्स हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं. नेक्स्ट थिंग, नेचर. नेचर ऑल्सो वी हैव डन. नेचर में क्या क्या चीजें आती हैं कि हम इसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती है. इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स ऑल्सो वी हैव डन. अगर आपको इनमें से कोई भी चीज का डाउट हो तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट वी हैव डन डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. अब आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस को ही हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं. ओके. इंटरनल ट्रेड कहते हैं जब हमारी कंट्री के अंदर ही बिजनेस हो, उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं. और जब हम बाहर की कंट्री के साथ अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड. ओके. नेक्स्ट, रीजंस ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड. ओके. नाउ watch it carefully. Now we are starting our topic, international business versus domestic business. आज हम ये करने वाले हैं. ओके. इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. इसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस करना कॉम्प्लेक्स होता है, मींस मुश्किल होता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस पे. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशन मींस चेंजेस इन, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट में. इस वजह से इंटरनेशनल बिजनेस करना कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस. ओके. अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा. किस चीज का प्लान बनाना पड़ेगा? प्रोडक्शन के लिए प्लान बनाना पड़ेगा. प्रोडक्शन के लिए प्लान बनाना पड़ेगा. ठीक है. मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए प्लान बनाना पड़ेगा. अब आप सोच रहे होगे बच्चा कि प्लान तो मैम हम डोमेस्टिक बिजनेस में भी बनाते हैं, तो इसमें हम क्या बन रहे हैं? हमें प्लान बनाना पड़ेगा इसमें, बट हमें प्लान प्रोडक्शन और मार्केटिंग का फॉरेन मार्केट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा. फॉरेन मार्केट के अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना पड़ेगा. किसका? प्रोडक्शन और मार्केटिंग का. ठीक है. ओके. नेक्स्ट थिंग, अब हमें डिफरेंस पढ़ते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस लर्न कर सकते हैं. फर्स्ट देखिए, नेशनैलिटी. नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर. अब आपको पता है हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर डिफरेंस पढ़ रहे हैं. तो नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर. बायर कौन होता है? जो सामान देता है. और जो बायर कौन होता है? जो सामान परचेज करता है. जो परचेज करता है वो क्या होता है? बायर. और सेलर जो गिव देता है, गिवर लगा लीजिए. ओके. क्लियर. अब देखिए, डोमेस्टिक बिजनेस में बायर और सेलर की, बायर
और सेलर की नेशनैलिटी कैसी होगी? नेशनैलिटी सेम होगी। नेशनैलिटी मतलब सेम नेशन से बिलोंग करेंगे, बायर भी और सेलर भी। क्यों? क्योंकि इनके में क्या होता है? इंटरनल ट्रेड होता है। डोमेस्टिक बिजनेस का मतलब क्या होता है? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, ट्रेड विद इन आर कंट्री ओनली। ठीक है, ट्रेड का मतलब एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इन आर कंट्री ओनली। ठीक है, तो क्या होगा? नेशनैलिटी सेम होगी। बट इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होगा? बट इंटरनेशनल बिजनेस में बायर एंड सेलर की जो नेशनैलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। मतलब हो सकता है बायर किसी और कंट्री का और सेलर किसी और कंट्री का हो। नेशनैलिटी डिफरेंस होती है तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इसी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस करना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नेशनैलिटी डिफरेंस मतलब ये दूसरे नेशन से बिलोंग करेगा, ये दूसरे नेशन से बिलोंग करेगा। जैसे बायर तो इंडिया का है बट सेलर कौन सा है? अमेरिका का है, तो दोनों की नेशनैलिटी डिफरेंट हुई। ये दूसरे नेशन से बिलोंग करेगा, ये दूसरे नेशन से। नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कम टू नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर। नेशनैलिटी ऑफ स्टेक होल्डर। अब आपको पता होना चाहिए स्टेक होल्डर कौन होते हैं। बच्चा, स्टेक होल्डर जो होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं। लेट्स stakeholder, who are stakeholders? Stakeholder are the employees, suppliers and shareholders. जनरल पब्लिक, ये कौन होते हैं? ये स्टेक होल्डर होते हैं। ओके, देखो अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं या डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स सेम होगी। डोमेस्टिक बिजनेस में सेम होगी नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर भी। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, जनरल पब्लिक हमारी ही कंट्री की होगी। ठीक है, बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स डिफरेंट होगी। कैसे? देखो, अब इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल लेगा था ना हमने। इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल बायर और सेलर में लिया था। अब नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स में इंडिया और अमेरिका का ले रहे हैं, तो पर्सन एक इंडिया का है और स्टेक होल्डर्स जैसे दूसरी कंट्री के हैं, स्टेक होल्डर इस कंट्री के हैं, तो दोनों की नेशनैलिटी डिफरेंट हो गई। डिफरेंट नेशनैलिटी, तो दूसरी नेशनैलिटी डिफरेंट होने की वजह से हमें कॉम्प्लेक्स होता है इंटरनेशनल बिजनेस करना। थर्ड थिंग देखिए, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, मोबिलिटी का मतलब मूव। देखो, अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो मोर होती है। बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो लेस होती है। मतलब अगर हमें अपनी कंट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव करवाने हैं तो इजीली मूव करवा सकते हैं, जो डोमेस्टिक कंट्री में होता है। पर इंटरनेशनल बिजनेस में मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो कम होती है। ओके, कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस। फोर्थ पॉइंट, कस्टमर हेट्रोजिनिटी अक्रॉस मार्केट। कस्टमर हेट्रोजिनिटी अक्रॉस मार्केट। अब आपको पता होना चाहिए हेट्रोजिनिटी का मतलब क्या होता है। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है हर एक मार्केट में अलग अलग तरीके के कस्टमर होते हैं। मतलब
जो कस्टमर सेम, जैसे अब ए है एक कस्टमर, एक बी है, इन दोनों, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ये क्या होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे, हेट्रोजीनिटी होगी। किस मामले में, टेस्ट के मामले में, प्रेफरेंस के मामले में, फैशन के मामले में। ए की हो सकते है थिंकिंग दूसरी और बी की दूसरी हो, तो दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। तो कस्टमर हेट्रोजीनियस अक्रॉस द मार्केट, मार्केट के अंदर हर एक कस्टमर एक जैसा नहीं होता। होमोजीनियस मतलब एक जैसा होता है, तो हमारी मार्केट में होमोजीनियस कस्टमर नहीं होते, हेट्रोजीनियस कस्टमर होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मीन्स जब कस्टमर की वेरिएशन हो, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब चेंज हो। ठीक है, ओके। हेट्रोजीनियस क्यों हो सकता है, ए और बी, ड्यू टू सोशल बैकग्राउंड, क्योंकि इन दोनों का हो सकता है बैकग्राउंड, हो सकता है इन दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंस हो, ये कोई और कल्चर से बिलोंग करता हो, ये कोई और कल्चर से बिलोंग करता हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, देखो ये बोला गया है कि इन अमेरिका जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, अब आपको पता नहीं जो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जिसकी, जैसे अब हमारे लिए फर्नीचर जो है वो ड्यूरेबल गुड्स है, जिसकी लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं हम जिसको, तो वो होता है ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, अब इन अमेरिका पीपल जो होते हैं यूज करते हैं ड्यूरेबल गुड्स फॉर 2 to 3 years, 2 और 3 years के लिए यूज करते हैं। बट इंडिया में कैसे करते हैं, बट इन इंडिया पीपल यूज ड्यूरेबल गुड्स टोटली, जब तक यूज करते हैं जब तक वो वॉर ना आउट ना हो जाए, जब तक वो खत्म ना हो जाए, जब तक उनकी लाइफ खत्म। तो ये हम दोनों इंडिया और अमेरिका की थिंकिंग में चेंज आया ना, ओके। तो हेट्रोजीनिटी होती है अक्रॉस द मार्केट। ठीक है, तो कहेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मीन चेंजेस इन द डिमांड पैटर्न। हो सकता है अमेरिका में किसी और चीज की डिमांड हो, हमारी कंट्री में किसी और चीज की डिमांड हो। सो क्या होगा, हमें अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो हमें बहुत ध्यान में रख के, जैसे अगर अमेरिका के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करनी है हमें अमेरिका में कोई चीज, तो हमें बहुत ध्यान में रख के प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। किस चीज की प्रोडक्शन करेंगे, जिस चीज की डिमांड उस कंट्री में होगी। ये नहीं है कि हमारी कंट्री में डिमांड है तो उस कंट्री में भी डिमांड होगी, तो हमें प्रोडक्शन ध्यान से करनी पड़ेगी अमेरिका को सोच के। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, 5th पॉइंट, डिफरेंस इन बिजनेस पैटर्न, डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम बोल सकते हैं, एंड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब समझिए, डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। देखो डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोस्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, स्पोर्ट्स सर्विस, डिफरेंस इन इकोनॉमिक सिस्टम, कोस्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, स्पोर्ट्स सर्विसेज मेक्स इट नेसेसरी for the firm dealing in international business या trade to adopt their production, finance, human resource एंड मार्केट प्लान आएगा एज पर कंडीशंस इन इंटरनेशनल मार्केट। इसका मतलब है, ये देखो, इसका मतलब है
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस की वजह से, कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से, स्पोर्ट सर्विस के डिफरेंस की वजह से। मेक इट नेसेसरी फॉर फर्म, फर्म जो डील कर रही होती है इंटरनेशनल ट्रेड में या इंटरनेशनल बिजनेस में, तो उनको अडॉप्ट क्या करना चाहिए, उनको अडॉप्ट करना चाहिए प्रोडक्शन, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मार्केट प्लान एज पर इंटरनेशनल बिजनेस। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इन सारी डिफरेंस की वजह से उनको अडॉप्ट करना चाहिए प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मार्केट एज पर इंस्टीट्यूशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। 6 पॉइंट, पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। देखो, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क मतलब होता है, पॉलिटिकल सिस्टम में आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर से आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स में आता है गवर्नमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है बिजनेस पे। पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या आता है, पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स में आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है किस पे, बिजनेस के ऑपरेशंस पे। जो फर्म डील कर रही होगी इंटरनेशनल बिजनेस के साथ, जो फर्म डील कर रही होगी इंटरनेशनल ट्रेड में या इंटरनेशनल बिजनेस कर रही होगी, तो उनको ध्यान में रखने क्या पड़ेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। किस कंट्री के, उस कंट्री के जिसमें वो डील कर रही होगी। ओके, क्लियर? अगर हम डील कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में तो हमें पॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग 7 पॉइंट, बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज का मतलब आपको पता है, अगर हमें बिजनेस कर रहे हैं हम, तो बहुत सारे हमारे रूल्स होंगे, हमारे रेगुलेशंस होंगी, बहुत सारी पॉलिसीज होंगी। तो अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो सारे हमें रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज उस कंट्री के ध्यान में करते हुए बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, 8 पॉइंट, करेंसीज यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में करेंसीज यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब आपको पता है कि अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो हमारी सेम करेंसीज यूज होती है। सेम करेंसी मतलब उसी कंट्री की करेंसी यूज होएगी। बट इंटरनेशनल अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या, फॉरेन करेंसी की नीड होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इंडिया अगर डील कर रहा है अमेरिका के साथ, ठीक है, अगर हम इंडिया डील कर रहा है अमेरिका के साथ, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ अमाउंट अमेरिका को, तो क्या होगा, अमेरिका इंडिया को क्या देगी, फॉरेन करेंसी देगी। ठीक है, अब इंडिया और अमेरिका में एक बात सुनिए, एक्सपोर्ट में तो मिल गई। अब देखो, अगर इंडिया अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, खरीद रहा है, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी इंडिया को देनी पड़ेगी। किसको, अमेरिका को डॉलर्स देने पड़ेंगे। क्लियर? तो करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है, इंपोर्ट करते भी टाइम भी और एक्सपोर्ट करते भी टाइम भी। नेक्स्ट थिंग, अब हम नया टॉपिक कर रहे हैं जो है हमारा बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, हम इतनी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेनिफिट्स होते हैं हमें इंटरनेशनल बिजनेस से। अब इंटरनेशनल बिजनेस से दो बंदों को बेनिफिट होते हैं, नेशन को भी बेनिफिट होता है और फर्म को भी बेनिफिट होता है। पहले हम देखते हैं नेशन को क्या फायदे होते हैं जो वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। अब नेशन को भी कुछ फायदा होता होगा ना, जब भी तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। नेशन को क्या फायदा होता है वो हम देखते हैं। देखो,
अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अब नेशन क्या है, अर्न करेगा फॉरेन करेंसी। ओके, देखो अभी मैंने बताया इंडिया और अमेरिका, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, तो अमेरिका इंडिया को क्या देगा, फॉरेन करेंसी। तो अर्निंग फॉरेन करेंसी, तो इंडिया ने क्या करी, अर्निंग फॉरेन करेंसी। समझ आया, अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी, समझ गए बच्चा। अगर इंडिया ने अर्न करी फॉरेन करेंसी, ठीक है, इंडिया ने क्या अर्न करी, फॉरेन करेंसी। अगर इंडिया को कोई भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी तो इंडिया क्या करेगी, इंपोर्ट कर लेगी बाहर वाली कंट्री से। जैसे अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है तो उसको इंपोर्ट कर लेगी, ठीक है, इंपोर्ट कर लेगी और फॉरेन करेंसी का यूज हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट करके उसने फॉरेन करेंसी ली है वो उसको दे देगी इंपोर्ट करते टाइम। क्लियर। नाउ मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मोर एफिशिएंट रिसोर्सेज का यूज का मतलब बच्चा ये है कि देखो दो कंट्री जैसे इंडिया और जापान। अब आपको पता है इंडिया जो है एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छी है, और आपको पता है अब दिवाली आने वाली है, दिवाली का सारा माल, ज्यादा सारा लाइटिंग्स का माल जो आता है जापान से आता है। क्यों, क्योंकि उसके पास इतनी एफिशिएंट रिसोर्सेज है कि उसकी लाइटनिंग्स वगैरह चीप रेट पे इंडिया को मिल जाती है। ये बात आपको पता है। तो ये क्या करते क्या है, अब ये करते क्या है, इंडिया वाले अगर लाइटनिंग चाहिए होती है चीप रेट से जापान से ले लेती है। ओके, क्योंकि जापान के पास क्या है, जापान जो अपनी एफिशिएंट यूज कर रही है अपने रिसोर्सेज का। तो हम क्या करते हैं, इंडिया वाले इंपोर्ट कर लेते हैं लाइट्स। अगर जापान को कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए होगा वो हमसे इंपोर्ट कर लेगा। क्लियर। और हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं जो वो उसमें यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो होता है बच्चा वो चीप बनता है। ठीक है, क्लियर। ओके, एफिशिएंट रिसोर्स मतलब हर एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें वो एफिशिएंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट चीप प्रोडक्ट बनता है। और जिस कंट्री में वो चीप प्रोडक्ट बनता है हम उससे क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो चीज हमारे पास है हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थिंग देखिए, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, अगर आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब हम अपनी प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कुछ ना कुछ ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रोड्यूस, क्योंकि हमें सप्लाई करना है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट सप्लाई करना है फॉरेन कंट्री में। अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो हमने मतलब ज्यादा इंप्लॉयज भी लगा रखे हैं, जिसकी वजह से बंदों को क्या मिली है, एम्प्लॉयमेंट मिली है। क्लियर। अगर हमने प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे, तो हमारा क्या होता है, रेट जो होता है या कॉस्ट जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम। यू नो दिस थिंग। इससे हमें क्या होता है, हमें इससे कॉस्ट, अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो कॉस्ट कम होती है, तो इससे हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। यू नो दिस थिंग। क्लियर। और हमारा इंक्रीज हो जाएगा जीडीपी, इंक्रीज है, ग्रोथ होएगी इन जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारी ग्रोथ होगी। एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हुई, एम्प्लॉयज ज्यादा लगाए हमने, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो हमारा जीडीपी भी ग्रोथ करेगा। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, है बच्चा, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए
इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चा? जब हम बिजनेस कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, है ना बच्चा? अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे होंगे? इंपोर्ट भी कर रहे होंगे, उनके कोई भी गुड्स जो होंगी उनकी कंट्री में होंगी वो इंपोर्ट भी कर रहे होंगे। क्लियर? जिससे हमारी कंट्री का क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना बच्चा? ओके, देखिए इसमें लिख रखा है इन एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अगर इंटरनेशनल बिजनेस एब्सेंट होएगा तो हम गुड्स और सर्विसेज जो बाहर की कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विसेज प्रोड्यूस इन अदर कंट्री, वो यूज नहीं कर पाएंगे अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर रहे। बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो पीपल लिविंग इन डेवलपिंग कंट्री हो, अनडेवलप्ड कंट्री हो, वो यू कैन यूज दीज प्रोडक्ट्स या दोज प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस बाय अदर कंट्री, ठीक है? विच इंक्रीजेस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विच इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस थिंग क्लियर टू यू? नेक्स्ट, अब हमारा पॉइंट है बेनिफिट टू फर्म। अब हमने पढ़े क्या फायदे होते हैं हमारे नेशन को, अब हम पढ़ेंगे क्या बेनिफिट होते हैं फर्म को। आपको पता है फर्म किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। तो प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट, प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट। अब फर्म किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर हम क्या कर रहे होंगे? अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो जो होता है हम मार्जिन जो अपने प्रोडक्ट्स में रखते हैं वो हाई रख सकते हैं। क्लियर? ओके। और सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट हाई प्राइस पे। अगर हम हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो हमें हाई प्रॉफिट होता है। ओके, सेकंड थिंग देखिए, सेकंड पॉइंट, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जो कंपनीज, इफ कंपनीज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस या एक्सटर्नल ट्रेड, कंपनीज इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। यू नो दिस थिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। इंक्रीज कैपिटल यूटिलाइजेशन। अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मींस हम लार्ज प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है? एलपी क्या है? लार्ज प्रोडक्शन करेंगे। लार्ज प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा? हमारी रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और हम क्या? इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है ना, हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जैसे नेशन की ग्रोथ हो रही है वैसे हमारी खुद की मार्केट में हमारे बिजनेस की भी ग्रोथ हो रही होगी। यू शुड नो दिस थिंग। ओके, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं बच्चा तो हमारी क्या हो जाएगी? प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ होएगी। फोर्थ पॉइंट पढ़िए, वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन
इन डोमेस्टिक मार्केट। अब आपको ये बताना चाहिए देखो कि डोमेस्टिक मार्केट में अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वी शुड गो टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे। तो ये वे आउट है टू इंसेंट कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। ओके, तो हम डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन से हट जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। ओके, अगर हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारा प्रोडक्ट बिकने लग गया तो ऊपर वाला पॉइंट होगा, हमारी प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, इंप्रूव्ड बिजनेस वर्जन, इंप्रूव्ड बिजनेस विजन। हम अपने बिजनेस को कैसे देखेंगे, इंप्रूव्ड वे से देखेंगे। विजन मतलब देखने का तरीका हमारा अपने बिजनेस को क्या होगा, इंप्रूव्ड हो जाएगा। क्यों इंप्रूव्ड होगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं मतलब हम टेक्निकल एडवांटेजेस, अब हम टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे होंगे, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बना रहे होंगे। ओके, क्लियर। ये हमारे क्या थे बच्चा, बेनिफिट्स थे जो किसको हो रहे थे, फर्म को हो रहे थे। और ये बेनिफिट्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, बेनिफिट टू नेशन और बेनिफिट टू फर्म, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे थे। और आज हमने पढ़ा है इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चा मोड्स करेंगे, मोड्स ऑफ एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। Till then you should read till page 285 तक आप रीड कर लें बुक में से। ओके, थैंक यू बच्चा, वेरी थैंक यू।